गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आज हम सभी लोग सेकेंड बैच या सेकेंड क्लासेस केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से ये स्टार्ट है, जिसमें आपने अभी फर्स्ट जो केमिस्ट्री की जो क्लास रही होंगी आपने उसको स्टडी किया होगा, जिसमें सर ने आप सभी लोगों को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे या पढ़ा चुके होंगे, ठीक है। और उसमें आप सभी लोगों ने अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह फाइनली कंप्लीट करके आप अब आगे वाले चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो ये अपनी जो सेकेंड जो क्लास है केमिस्ट्री की, ये अल्टरनेट आप सभी लोगों का 3 दिन चलेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिसकी टाइमिंग यही रहेगी। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो आपका फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास जो आपका सर पढ़ाते थे वो चलेगा, ठीक है। लेकिन ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में ये हम एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में ये आपकी क्लासेस एटॉमिक स्ट्रक्चर ये कंटिन्यू चलेंगी, जिसमें हम आप सभी लोगों को केमिस्ट्री में आगे प्रोसीड किया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यूनिट फर्स्ट आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर नवंबर के बीच में या जैसा भी, जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो आपको पहले बुक के पास कवर करना होगा। तो इसीलिए आपको ये क्लासेस को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और सारी क्लासेस आप अटेंड करेंगे केमिस्ट्री की। स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली वेटेड चैप्टर्स, जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा नंबर या बहुत अच्छा स्कोर करा सकता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं द एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं बेटा, आपके डिस्प्ले पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का फ्रंट पेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस चैप्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि बेटा इस चैप्टर का अगर हम बात करें कि इसका चैप्टर का प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, तो आपको बता दें कि इस चैप्टर का अगर बायोडाटा अगर जानना चाहें तो इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, आप सबको पता है कि डाल्टन्स एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आपको पता है कि जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते भी आए हैं, जो एटम्स के बारे में ये बताए थे कि एटम्स क्या होता है, एटम इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स। ये तमाम ऐसे सारी चीज़ें ये जो डाल्टन्स ने बताया हुआ था। तो एटम्स के बारे में इन्होंने बताया था जो डाल्टन ने कि एटम्स क्या होते हैं, एटम इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एटम इज़ नॉट कटिबल, तमाम ऐसे सारी चीज़ें डाल्टन ने बता रखे थे, ठीक है। लेकिन डाल्टन के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, जब कुछ साइंटिस्ट इनके पास आए, और वो साइंटिस्ट कौन थे, कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि एकदम दोस्त यार जैसे साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक। ये सब साइंटिस्ट आपस में पहले साथ साथ रहते थे। और जब ये सब साइंटिस्ट आए और जे थॉमसन जो डाल्टन थे, उनसे कहा कि भैया मैंने सुना है कि तुमने एटम्स के बारे में बताया है कि एटम्स क्या होता है। तो इन्होंने कहा यस, डाल्टन ने बोला कि यस मैंने एटम के बारे में बताया है। तो ये सब मिलके एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं डाल्टन से कि भैया बताओ, एटम इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। तो ये बताओ, वो जब एटम इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, तो उस पार्टिकल का नाम बताओ जिससे एटम मिलके बना है। तो उस समय डाल्टन्स जब इनके सामने ये पहला क्वेश्चन आया कि एटम इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, उस पार्टिकल का नाम बताओ, ये डाल्टन शांत हो गए। डाल्टन कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि आगे क्या कहना है, और सिर्फ सामने से क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि हमको सिर्फ ये बता दो कि एटम इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, उस पार्टिकल का नाम बताइए जिससे एटम मिलकर बना है। आप तो बोल दिए कि एटम इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। फंडामेंटल पार्टिकल एलिमेंट जो होता है वो आपका एटम्स है, लेकिन कौन कौन सा वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे मिलकर एटम बना है। तो इस चीज़ को बताने के लिए डाल्टन्स आगे नहीं आए और ये वहीं पे शांत हो गए। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब से मिलकर एटम बना है। तो हम सबको पता है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल अगर डाल्टन बता देते, तो अगर डाल्टन बता देते तो ये पार्टिकल की वजह से हम लोगों को ये चैप्टर नहीं पढ़ना होता। तो आज ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये सिर्फ डाल्टन की कमियों की वजह से। डाल्टन अगर वहीं बता देते कि एटम इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और दैट पार्टिकल्स विल बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता। आज ये चैप्टर हमें 11th में नहीं पढ़ना पड़ता, जो कितना ब्रॉडली और इतना इम्पॉर्टेंट है। तो ये कमियां थी डाल्टन्स की।
डाल्टन्स की एक और चीज़ें थी जो इन्होंने नहीं बताया, और वो था कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि बेटा एटम का कंबाइन करने के पीछे कारण क्या है, उनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करना। वो सब अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एटम कंबाइन करता है। और क्यों करते हैं ये आप तो पता चल गया, और कैसे करते हैं, बाय केमिकल फोर्सेस। आप क्लास 10th में बेटा आप सब लोग पास, आप सब लोग आए हैं वहीं से, तो आपको पता होगा कि केमिकल फोर्स आयनिक होता है, कोवलेंट होता है। तो क्यों कंबाइन करते हैं, इनके पीछे कारण क्या था, डुप्लेट और ऑक्टेट। और कैसे कंबाइन करते हैं, बाय आयनिक और केमिकल फोर्सेस, बाय आयनिक बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड। ये भी चीज़ इन्होंने नहीं बताया था डाल्टन ने, जिसकी वजह से एक और चैप्टर आ गया जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। मतलब ये दो मेजर पॉइंट पूछने पर इन्होंने जब नहीं एक्सप्लेन किया, तो जिसकी वजह से ये दो चैप्टर का प्रोडक्शन हो गया। लेकिन हम अभी स्टडी कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सबको पता चल गया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें स्टडी क्या करना रहता है। हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी करना रहता है कि वो पार्टिकल्स के बारे में, वो पार्टिकल जिनसे मिलकर एटम बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें कुछ चीज़ें आप तो नोन है, कुछ चीज़ें तो आप जानते भी होंगे जो क्लास 9th और 10th में होगा, लेकिन उसी चीज़ों को हम लोग जानकर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और याद रखिए ये चैप्टर जो है एक थ्योरी भी है और एक न्यूमेरिकल भी है। लेकिन न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है बेटा, न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे आगे का क्लास उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा होगा और उतना ही ज़्यादा आप 12th में परफॉर्म अच्छा करेंगे। इसलिए न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल से सीखना है। अब न्यूमेरिकल कोई भी चैप्टर हो, आप फर्स्ट चैप्टर से अगर आप आए हैं तो आपने न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से लगाया होगा, लेकिन सेकेंड जो चैप्टर है मैं आपको बस एक ही आइडिया देना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल तभी लगते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ही अच्छा आपका न्यूमेरिकल लगेगा। कॉन्सेप्ट में डामाडोल है तो न्यूमेरिकल भी डामाडोल ही होगा। आप बस एक दो आसान से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, आप सोचेंगे कि एक अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल लगा लें तो ये आपके लिए सपना सा होगा। और हर एक बच्चा जो न्यूमेरिकल नहीं लगाना चाहता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं ऐसे स्टूडेंट कभी सक्सेस नहीं है बेटा आगे। क्योंकि आप 12th में जाएंगे तो आपको 23-24 नंबर का सिर्फ न्यूमेरिकल मिलेगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे तो आप शायद समझ सकते हैं कि अपना 12th हम बर्बाद कर रहे हैं। अगर 11th में ही न्यूमेरिकल लगाना सीख गए तो आई होप आप सभी लोगों का 12th एक टॉपर लिस्ट में आप सभी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन तब जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर कि क्या क्या हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, देखिए अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है कि एटम का मतलब क्या होता है। तो एटम को ग्रीक वर्ड में आप इसका मतलब आप सबको पता है कि एटम एक ग्रीक वर्ड में इसको नॉन कटिबल बोला जाता है। ए का मतलब नॉन और टम का मतलब कटिबल, नॉन कटिबल। और इसको मीनिंग अगर इसका बोले तो इनविजिबल भी बोला जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो एटम का मतलब आप समझ सकते हैं ग्रीक वर्ड में नॉन कटिबल या इनविजिबल्स होता है। ठीक है, और इसके पार्टिकल्स को विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, आपको पता है कि इसके अल्टीमेट पार्टिकल्स जो होते हैं विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ये सब थ्योरी डाल्टन्स की थी। तो डाल्टन्स ने जब एटम को बताया तो सबसे पहले एटम को मतलब समझिए कि एटम का मतलब होता है ए, इट मीन्स नॉन, और टम का मतलब कटिबल, इट इज़ अ नॉन कटिबल। और जो इनविजिबल होते हैं जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब उसमें अगर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। आप सभी लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बेटा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन एंड डेफिनिट प्रपोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और इवन इसके न्यूमेरिकल जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और स्पेशली लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन के जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट चैप्टर में, ये आप सभी लोगों को पता है कि इसके क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू में बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। स्पेशली लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन के जो न्यूमेरिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और आई होप आप सभी लोगों ने इसको फर्स्ट चैप्टर्स में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये थ्योरी जो है बेस है किसके, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। और जो इसके सैलेंट फीचर्स हैं, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये आपको आइए हम बताते हैं। सबसे पहला अगर फर्स्ट पे अगर हम आते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट अपना है यहाँ पे, ये आप शायद समझ गए होंगे कि मैटर जो होता है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम।
जो मैटर है इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। तो जो मैटर स्मॉल कंपोज्ड होता है इनविजिबल पार्टिकल, उसी का नाम दिया इन्होंने क्या, एटम। और मैटर का मतलब आपको पता है कि एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड हैज़ वॉल्यूम। तो जो मैटर कंपोज करता है स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स को, उसी को हम लोग नाम देते हैं एटम। और दूसरा पॉइंट अगर हम आते हैं तो एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक बट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब अगर पर्टिकुलर एलिमेंट का है तो वो सेम होगा, अगर डिफरेंट एलिमेंट का है तो वो डिफरेंट होगा। जैसे सेम के साथ सेम और डिफरेंट के साथ डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज एन अल्टीमेट पार्टिकल एंड इट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स मास। जितने भी एटम्स होते हैं उसमें आप सबको पता है कि एक एलिमेंट जो होते हैं, एक अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मास का होता है। चाहे कोई भी पार्टिकल्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चाहे कोई भी हो, उनका एक मास का तो होगा ही ना। बस शर्त ये है कि किसी का ज़्यादा और किसी का कम होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो मैटर कंपोज करता है स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल, उसी को एटम बोला जाता है। दूसरा, जो एटम्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक बट डिफर फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। अगर सेम हैं तो सेम कैटेगरीज होगी, डिफरेंट है तो डिफरेंट कैटेगरीज होगी आगे असल में। और जितने भी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ एक मास का एक जरिया होता है, मास का कुछ ना कुछ यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मास बट इज ए स्ट्रक्चरलेस। लेकिन ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरलेस होते हैं। तो कोई भी अगर पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं तो एटम ईच एलिमेंट हैज़ अल्टीमेट पार्टिकल एंड इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स मास बट स्ट्रक्चरलेस होते हैं। फोर्थ में अगर हम बात करें तो एटम आर इंडस्ट्रीबल, दे कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि डाल्टन्स का जो थ्योरी था वो कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे था। तो एटम्स आर इंडस्ट्रीबल, दे कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट दे आर रिकोगनाइज इन ए केमिकल रिएक्शन। बस इसको रिकोगनाइज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। और एक चीज़ ये हमेशा याद रखिए बेटा कि जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन डिपेंडेंट होकर करते हैं। ये हमेशा डिपेंड करते होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, कभी भी आप कोई भी रिएक्शन देखे होंगे उसमें कभी आप ऐसे नहीं देखेंगे H+Cl इज रिएक्ट टू HCl, ऐसे नहीं देखा होगा। आप हमेशा ऐसे देखोगे H2+Cl2 इज रिएक्ट टू 2HCl, आपने ऐसा देखा होगा। क्योंकि बेटा एटम्स जो होता है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन डिपेंडेंट होता है। अब क्यों डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे टेबल में हर एक एटम, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आप सबको पता है कि बेटा उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, डुप्लेट पूरा नहीं होते। तो कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी से कंबाइन करते हैं। अगर कंप्लीट होता है तो सिर्फ वो है एटम नोबल गैस का, बाकी तो कोई कंप्लीट नहीं होता है। तो जब कंप्लीट नहीं होता इसीलिए एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन डिपेंडेंट होंगे, जबकि मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और डिपेंडेंट नहीं होकर, इंडिपेंडेंट होकर। क्योंकि ऑलरेडी ये देखिए मॉलिक्यूल्स है, अब ये मॉलिक्यूल्स है तो इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये अपना डुप्लेट वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट, एटम जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड होके करेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि एटम्स का डुप्लेट ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। और कौन से एटम का सिर्फ पूरा होता है? वो नोबल गैस। और नोबल गैस तो आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है क्योंकि वो स्टेबल है, वो अपने आप में स्टेबल है, वो कभी रिएक्ट नहीं करना चाहते बेटा। क्योंकि जो स्टेबल है वो रिएक्ट क्यों करेगा? रिएक्ट तो वो करते हैं जो आपको, जिनको डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। इसीलिए एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन डिपेंडेंट होकर करेंगे, जबकि मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन डिपेंड होकर नहीं, इंडिपेंडेंट। उसको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलरेडी किसी एटम से कंबाइन कर चुका है, जिसकी वजह से वो अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, चाहे शेयरिंग की वजह से चाहे कोई भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसकी कहानी हम लोगों को समझ में आ रही है। पांचवा, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट। क्योंकि आप सबको पता है कि बेटा अगर सेम एटम है, जैसे H और H है, इससे मिलकर क्या बनेगा? H2, दिस इज द मॉलिक्यूल। I और I है बेटा, तो I और I से मिलकर क्या बनेगा? I2, दिस इज द मॉलिक्यूल। लेकिन बेटा हाइड्रोजन प्लस Cl है, HCl है, तो ये आपका क्या बनेगा? कंपाउंड।
बस शर्त ये कि कौन सा कंपाउंड है ये आगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बस इतना याद रखेंगे कि दो सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल और डिफरेंट एटम से मिलकर कंपाउंड बनता है। HBr कंपाउंड, HI कंपाउंड, HF कंपाउंड। जो सेम एटम से मिलकर बनता है वो मॉलिक्यूल होता है, और जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है वो कंपाउंड होता है। ठीक है, ये पॉइंट हम ऐसा याद रखेंगे। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सिमेट्री मिल गई तो आप समझ जाएंगे कि वो मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल को कभी कंपाउंड नहीं बोल सकते, लेकिन बेटा कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल कभी कंपाउंड नहीं कहा सकता, लेकिन कंपाउंड को हम कभी कभी मॉलिक्यूल बोला जा सकता है। ठीक है, और इसी चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा। और पहले चैप्टर में भी आपने इसको समझा होगा कि ऐसा क्यों होता है, कि मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं और कंपाउंड को मॉलिक्यूल क्यों बोला जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर में भी है, अब उसमें वहाँ स्टडी कर लिए होंगे। ठीक है, तो पहले हमारा क्वेश्चन है कि सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है और डिफरेंट एटम से मिलकर कंपाउंड बनता है। ये फर्स्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये डाल्टन्स की, देखिए ये डाल्टन्स की पूरी थ्योरी है, 5 कॉन्सेप्ट थे, पाँचों समझ में आ गया कि क्या क्या होता है, क्या क्या इन्होंने बताया था। लेकिन बस यही चीज़ जो इन्होंने बताया हुआ था, बस इसी क्वेश्चन को लोग पूछ रहे थे कि एटम जो आप बोल रहे हैं कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उस पार्टिकल का नाम बताइए। बस इसी चीज़ को नहीं बता पाया कि पार्टिकल वो कौन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट मारकर ये सारे साइंटिस्ट मिलकर एक चैप्टर दिए जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देख लीजिए, सब एटॉमिक पार्टिकल जो पूछा था, जो नहीं बता पाए वो आगे। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल में अगर हम आएँ तो सबसे पहले आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन आपको मिला होगा कि बेटा कि इसका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है, जो आपको क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और जिसको बताने वाले जे थॉमसन थे। वैसे तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, लेकिन मेन रोल जे थॉमसन का था। ठीक है, और जे थॉमसन ने, आप सबको पता है कि एक E/m का रेशियो बताया था। और E/m का रेशियो क्या होता है आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो होता है। और E/m रेशियो निकाला कैसे जाता है ये भी हम आपको सिखा देते हैं कि E/m रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो E/m अगर आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो E/m रेशियो निकालने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि अगर आपको H+ का E/m निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसका E/m निकालने का तरीका क्या होता है कि जो चार्ज है उसको आप ऊपर रख दीजिए। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, +1, मतलब एक ही चार्ज है ना, तो 1 हो जाएगा। नीचे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 1, तो इसका E/m कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही E/m को बताया था जे थॉमसन ने। ठीक है, उसके बाद अगर आपको हीलियम का निकालना है, जैसे आपको निकालना है हीलियम का, मतलब He+2 का निकालना है, तो इसका कैसे E/m निकालेंगे, शायद समझ में आ गया होगा। कैसे निकालेंगे, इसका चार्ज कितना है, 2, और मास कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब 0.5। ये इसका E/m रेशियो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी का E/m रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका प्रोटियम, अगर आप चाहें ड्यूटेनियम, और अगर आप चाहें ट्राइटियम आप निकाल सकते हैं। ये प्रोटियम, ड्यूटेनियम और टाइटेनियम आप सबको पता है कि एक आइसोटोप्स होता है, जिसको आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेनियम, टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। अगर इनका चाहें तो आप E/m सबका निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका अगर E/m निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का चार्ज 1, मास कितना है बेटा ऊपर, 1, तो ये हो जाएगा 1। ड्यूटेनियम का निकालेंगे E/m, तो आप सबको पता है कि ड्यूटेनियम का जो चार्ज होता है वो हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि ये सब एक हाइड्रोजन के ही 3 टर्म हैं, अलग अलग नाम, प्रोटिनियम, ड्यूटेनियम, टाइटेनियम, चार्ज तो 1 ही होता है। लेकिन मास कितना है ऊपर, 2, तो 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5। टाइटेनियम का निकालेंगे E/m, तो आप शायद समझ गए कि इसका भी हाइड्रोजन का ही है 1, और मास कितना है 3, तो 1/3 आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 0.3 के समथिंग आ गया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा E/m वैल्यू किसका है बेटा, प्रोटियम, ड्यूटेनियम और टाइटेनियम। मतलब माना जाता है कि E/m जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है। और अगर आप पिछली क्लास में इस टॉपिक को पढ़े होगे तो आपको पता चला होगा कि हाइड्रोजन ही सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में रखा जाता है। और हाइड्रोजन ही सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसलिए रखा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ये सबसे ज़्यादा E/m रेशियो रखता है। और E/m रेशियो हमने आपको निकालना सिखा दिया कि E/m रेशियो कैसे निकालते हैं। और आपके सामने ये डिस्प्ले पे ये भी आप देख सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन प्लस का E/m कितना है, हाइड्रोजन का चार्ज 1, ऊपर चार्ज +1 है और नीचे एटॉमिक मास 1 है, तो 1 हो जाएगा।
हीलियम प्लस का निकालेंगे तो हीलियम प्लस का कैसे निकालेंगे, चार्ज कितना है हीलियम पे 1 और एटॉमिक मास कितना है 4, तो 0.25 हो जाएगा। लेकिन हीलियम प्लस 2 का E/m निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चार्ज कितना है 2, एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का 4, 0.5। तो बताइए लिस्ट में सबसे बढ़िया कौन है, हाइड्रोजन। और यही रीज़न है कि बेटा हाइड्रोजन को सबसे ज़्यादा E/m वैल्यू माना जाता है, जिसकी वजह से किसी भी एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि उसका E/m वैल्यू ज़्यादा होता है। और ये जो E/m जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन और मास का जो रेशियो है, इसको देने वाले जे थॉमसन थे। और याद रखिएगा कि जो E/m रेशियो है बेटा वो कभी डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ गैस पे, आ गया, एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। मतलब जो कैथोड रे का E/m रेशियो होता है, जो कैथोड रे होता है जो प्लस से माइनस की तरफ ट्रेवल करता है, ये आप सबको पता है कि जो कैथोड रे होता है, सॉरी माइनस से जो प्लस की तरफ ट्रेवल करता है, उसका E/m रेशियो कभी नहीं डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे और ना ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे। क्योंकि आपको पता है कि कैथोड रे क्या होता है, वह रे जो नेगेटिव टर्मिनल से होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। कैथोड रे एक नेगेटिव रे होता है और जो कैथोड रे का E/m रेशियो होता है वो कभी भी नेचर ऑफ गैस और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, 9th क्लास में आप सभी लोगों ने कैथोड रे के बारे में पढ़ा होगा। वह रे जो नेगेटिव टर्मिनल से होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, या वह रे जो कैथोड रे से होकर एनोड रे की तरफ जाती है, उसे कैथोड रे बोला जाता है। लेकिन जो कैथोड रे का E/m रेशियो होता है, कोई बोलेगा E/m क्या है, तो आप कहेंगे चार्ज और मास का रेशियो। और इसको बताने वाले जे थॉमसन थे, और जे थॉमसन ने E/m रेशियो निकालना भी सिखाया। और आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में E/m रेशियो आ जाए, वो दे देंगे और कह देंगे इसका E/m रेशियो कितना होगा, तो आप E/m रेशियो निकाल सकते हैं, चार्ज अपॉन एटॉमिक मास किसी का भी। लेकिन इतना याद रखेंगे कि E/m रेशियो सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, लेकिन कोई बोलेगा कि कैथोड रे का E/m रेशियो क्या डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, कहेंगे नहीं। कैथोड रे का E/m रेशियो कभी भी डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ गैस पे और ना ही डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे। देखिए लिखा भी है, E/m रेशियो ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये कभी डिपेंड नहीं करता है। तो ये कहानी हो गई इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले आपको पता चल गया, जे थॉमसन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बताया गया था इसमें। और इलेक्ट्रॉनों की खोज करने में वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, लेकिन जे थॉमसन का मेन रोल था। और जे थॉमसन का मेन रोल क्या था, E/m का रेशियो देना, E/m का रेशियो देना। और E/m का रेशियो कैसे निकालते, चार्ज अपॉन मास से। और जो कैथोड रे का E/m रेशियो होता है वो कभी डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ गैस पे और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे। आप कितना भी कोई गैस रख दे डिस्चार्ज ट्यूब में, वो कभी इस पे नहीं डिपेंड करेगा उसका गैस क्या है उसमें, या कोई भी इलेक्ट्रोड रख दे आगे समझ में, एनोड या कैथोड या कोई भी टाइप का, ये कभी E/m रेशियो डिपेंड नहीं करता है। यही होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के एक शॉर्टकट बारे में। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम प्रोटॉन में अगर हम आ जाते हैं, तो प्रोटॉन में आपको पता है कि बेटा ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट था। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है और प्रोटॉन क्या है, एक एनोड रे एक्सपेरिमेंट है। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव रेज है, और एनोड रे कौन सा है, ये पॉजिटिव रेज है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कैथोड रे क्या है, तो आप कहेंगे जो नेगेटिव टर्मिनल से होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, या जो कैथोड रे से होकर, कैथोड टर्मिनल से होकर एनोड टर्मिनल की तरफ जाता है, उसे कैथोड रे बोला जाता है। कोई भी बोलता है शॉर्टकट में कि कैथोड रे क्या है, तो आप उसको एक लाइन में समझा दीजिए कि जो नेगेटिव टर्मिनल से होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है उसे कैथोड रे बोला जाता है। और कोई बोलेगा एनोड रे क्या है, तो आप कहेंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, उसे एनोड रे बोला जाता है। और एनोड रे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड रे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कैथोड रे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो माइनस से प्लस जो रे जाती है वो कैथोड रे, और जो प्लस से माइनस जाती है वो एनोड रे होती है। आगे समझ में। और प्रोटॉन आपको पता है कि गोल्डस्टीन ने किया था प्रोटॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ आपका एनोड रे, ये तमाम ऐसे सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट ऑफ एनोड रे, ये सब गोल्डस्टीन ने बताया था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चेंज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनोड रे का जो E/m रेशियो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ, जबकि कैथोड रे में जो E/m रेशियो होता है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन एनोड रे में जो E/m रेशियो होता है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि गैस कौन सा होगा। और याद रखिए बेटा,
अगर आपके सामने 2-3 गैस उठा के ला के रख दिया जाए और कह दिया जाए कि कौन सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट कराएगा, तो बोल दीजिएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का E/m सबसे ज़्यादा होता है। तो कैथोड रे में E/m रेशियो भले से डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ गैस पे, लेकिन एनोड रे में नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है E/m रेशियो। और E/m रेशियो निकालते कैसे ये आप सबको पता है बेटा, ठीक है। और कैथोड रे का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब एनोड रे का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। कोई बोले कैथोड रे क्या होता है, तो आप कहेंगे जो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है उसे कैथोड रे बोला जाता है। और जो एनोड रे होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाता है, उसे एनोड रे बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन और प्रोटॉन गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन में जो कैथोड रे होता है उसका E/m रेशियो कभी डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ गैस पे। आप कोई भी गैस लीजिए कभी डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जबकि एनोड रे में जो E/m रेशियो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के लिखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है आप सभी लोगों के यूनिट फर्स्ट में। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अब अगला जो बारी है उसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को भी हम समझ सकते हैं। न्यूट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता है कि न्यूट्रॉन्स को बताने वाला जेम्स चैडविक, जहां इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था ऑन थिन बेरिलियम शीट पे। क्योंकि आपको पता है कि बेटा आपने प्रीवियस क्लास में आपने इसको स्टडी किया होगा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल का इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया था बेरिलियम पे, जहाँ से एक 6 कार्बन 12 और न्यूट्रॉन मिला था। और वो न्यूट्रॉन आपको पता है कि चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, जिसको बताने वाले जेम्स चैडविक थे। और आप शायद 9th क्लास में ये रिएक्शन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा और आई होप आप सब ने इसको जाना होगा। 2He4 + 4 बेरिलियम, या इस तरीके से आपने पढ़ा होगा 4 बेरिलियम 9 6 कार्बन 12 और 0 न्यूट्रॉन 1। ऐसा रिएक्शन आपने 9th क्लास में देखा होगा, जो एक फंडामेंटल है, जो आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रॉन कहाँ से आता है। तो इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया था अल्फ़ा पार्टिकल का, कहाँ पे, बेरिलियम शीट पे। और जब बम्बार्डमेंट कराया था लाइटेस्ट एलिमेंट पे, तो वहाँ से इनको न्यूट्रॉन मिला था, जो चार्ज नहीं होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। और जिसको बताने वाले कौन थे, जेम्स चैडविक थे, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होता है, जैसे एनोड रे का एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट, बम्बार्डमेंट और न्यूट्रॉन, जो आपको 9th की बुक्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। वहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं और वहाँ पे आपको मिल सकता है। हम लोग तो यहाँ पे बस उस टॉपिक को समझ रहे हैं कि जो अपना मेन वजूद है इस चैप्टर में, जिसको समझना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग पढ़ाएं तो समझ सकते हैं कि पूरा 9th का वो चैप्टर उठा के ला के रखना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो उसको भी हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस चैप्टर का मेन वजूद है, जो इस चैप्टर में यूज़ होगा, ये आप उसको पढ़िए। जो मेन इसके वजह से आगे का टॉपिक हम लोगों को क्लियर होगा वो पढ़िए, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो उसको भी हम बता देंगे, जो 9th क्लास में पूरा एक्सपेरिमेंट वगैरह आपने देखा था उसको भी बता देंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ तक समझ में आ जाता है तो कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होता है, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज था उसको बताया था कौन बेटा, इसको लिख सकते हैं R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज बताया था बाई ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इलेक्ट्रॉनों का चार्ज बताने वाले ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू बताया था R.A. मिलिकन ने। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज बताने वाले R.A. मिलिकन थे, जिस पे आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, प्रोटॉन पढ़ लिया, न्यूट्रॉन पढ़ लिया, कंक्लूजन क्या क्या निकला ये देख लीजिएगा ध्यान से। अगर कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है 0 इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। 0 इलेक्ट्रॉन 1, जो जीरो जो नीचे है, या समझ लीजिए कि जो नीचे दिया रहता है ये आपका मास लगभग ना के बराबर होता है, और जो ऊपर जो है वो आपका चार्ज है, ठीक है। नीचे जो है वो मास है और ऊपर जो है आपका समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो 0 इलेक्ट्रॉन -1, मास तो ना के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन चार्ज कितना होता है, -1 होता है। देखिए चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बीच में मल्टीप्लाई है, इसको कर लीजिएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जबकि मास कितना है बेटा, देखिए मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, या 9.1 × 10⁻28 ग्राम। और एमयू में एटॉमिक मास यूनिट जो फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा वो है 0.00055। सोचिए कितना कम है इसका मास। लेकिन आप सभी लोग मास इसका किलोग्राम में याद रखिएगा, जो आगे के न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। चार्ज तो पता चल गया, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और स्पेसिफिक
जो चार्ज होता है ये आपका स्पेसिफिक चार्ज है, जिसको हम लोग इस टर्म में बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, बस इतना 3 टेबल पढ़िए, सिंबल, चार्ज और मास। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज थोड़ा सा आगे है, उसमें आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो सिंबल, चार्ज और मास। ठीक है, ये सिंबल, चार्ज और मास, ये 3 पॉइंट आप सभी लोग याद रखिएगा जो आगे चल के यूज़ होगा। एक सिंबल 0 इलेक्ट्रॉन -1, चार्ज ये होता है, मास ये होता है। प्रोटॉन में अगर बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होता है लगभग इतना माना जाता है, और चार्ज कितना होता है +1। देखिए प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये आपका चार्ज होता है। ठीक है, एग्जैक्ट इसका चार्ज। अब मास कितना होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। और ग्राम में अगर बताना चाहे ग्राम में बता सकते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन का चार्ज तो चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज इसका 0 हो जाएगा। लेकिन मास कितना होता है 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। तो देखिए 3 चीज़ याद रखिएगा, सिंबल, चार्ज, मास, तीनों याद रखिएगा। चार्ज याद रखिएगा न्यूट्रॉन का 0 होता है, मास किलोग्राम वाले याद रखेंगे, और ये मास कहीं ना कहीं बेटा आपके काम आएंगे आगे चल के जो क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हमने एक फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये टेबल बेटा नोट जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप वीडियो लेक्चर से ही नोट्स बना लीजिएगा, इनफ है आपको हाई स्कोर पाने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों की कहानी यहाँ तक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जो मेन इनका जो पॉइंट है वो हमने स्टडी कर लिया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, और क्या E/m रेशियो होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के जो आगे प्रोसीड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात कर लिया। ठीक है, और इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बताना चाहते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है देखिए। यहाँ पर एक स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर पूछा गया, जो मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिक चार्ज कैसे यहाँ पे बताया जाता है। वो देखिए स्पेसिफिक चार्ज आप सभी लोगों को बताना है कि स्पेसिफिक चार्ज कैसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं और कैसे यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। इन सब को आपको बताना है कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप स्पेसिफिक चार्ज सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर नोट करना चाहेंगे तो आप सबका निकाल भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का स्पेसिफिक चार्ज होता है देखिए 1/0.00055, ये इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। प्रोटॉन का 1/1.007, और न्यूट्रॉन का 0.1.008, और अल्फ़ा का 2/4। आप कहेंगे कि ये स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकाला गया, तो आपको हम बता दें कि स्पेसिफिक चार्ज अगर आपको कभी भी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए तरीका, अगर आप इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना चाहते हैं, किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन का, तो आपको मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा mu में, उसको आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालेंगे। अगर कभी भी स्पेसिफिक चार्ज आपको निकालना है, स्पेसिफिक चार्ज, तो आप कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा -1, तो मतलब 1 ही रखेंगे। 1 अपॉन जो इसका मास होगा, चाहे किलोग्राम में, चाहे ग्राम में, चाहे mu में, तीनों में से कोई एक रख दीजिएगा। आप रख दीजिए 0.00055, ये इसका स्पेसिफिक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का रख लिए, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो गया। अगर स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का रखना है तो कैसे, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है +1, मतलब 1 अपॉन तीनों में से कोई भी मास रख दीजिए 1.007, तो आपका आ जाएगा 9.58 × 10⁻7। उसी तरीके से अगर आप चाहेंगे तो न्यूट्रॉन का भी स्पेसिफिक चार्ज रख सकते हैं। स्पेसिफिक चार्ज अगर न्यूट्रॉन का रखेंगे तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा 0 अपॉन कोई भी मास रख दीजिए, आपका आंसर आप निकाल सकते हैं 1.008। आप रख देंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि कोई भी मास रखेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेसिफिक चार्ज रखा है, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मास लिया वो किलोग्राम में लिया है, क्योंकि देखिए यूनिट किस किलोग्राम में। यहाँ पे भी जो मास लिया है किलोग्राम में, यहाँ पे तो कोई भी ले लेंगे 0 आएगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप चाहे अल्फ़ा का निकालना चाहें तो अल्फ़ा का भी आप निकाल सकते हैं। अल्फ़ा का कैसे आप स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर आप अल्फ़ा का निकालना चाहते हैं तो अल्फ़ा का स्पेसिफिक चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि अल्फ़ा को कंपेयर किया जाता है हीलियम से 2He4 से, तो इसका स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालेंगे। तो अल्फ़ा का चार्ज कितना होता है बेटा 2, और एटॉमिक मास हीलियम का कितना होता है 4,
तो सॉल्व करिएगा तो 1/2 मतलब कितना 0.5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कभी भी स्पेसिफिक चार्ज अगर आपको निकालना है अल्फ़ा का, तो आप अल्फ़ा का भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक चार्ज अल्फ़ा का आ गया। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका होगा, तो ये ऑर्डर लिख लीजिए बेटा। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज होगा किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फ़ा, न्यूट्रॉन। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन, उससे कम प्रोटॉन, उससे कम अल्फ़ा और सबसे कम न्यूट्रॉन। और स्पेसिफिक चार्ज निकाला कैसे जाता है, चार्ज अपॉन एटॉमिक मास। ये लिख लीजिए बेटा। अगर स्पेसिफिक चार्ज कभी भी निकालना है तो उसका फार्मूला होता है चार्ज को ऊपर रख दीजिएगा अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आप जैसा आपकी इच्छा, किलोग्राम में रखेंगे किलोग्राम में रखेंगे तो C/kg यूनिट आएगा, चार्ज अपॉन किलोग्राम। ग्राम में रखेंगे तो चार्ज अपॉन ग्राम, और एमयू में रखेंगे तो चार्ज अपॉन एमयू। आप इस तरीके से सबका निकाल सकते हैं। चार्ज अपॉन एटॉमिक मास, ये स्पेसिफिक चार्ज निकल सकता है। और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन, उससे कम प्रोटॉन, उससे कम अल्फ़ा और उससे कम न्यूट्रॉन। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा कि स्पेसिफिक चार्ज कैसे अरेंज किया जाता है। और ये क्वेश्चन ऑप्शनल बेस में आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जाम में यूनिट फर्स्ट में, कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फ़ा, न्यूट्रॉन। और कैसे स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं हमने आपको बता दिया, चार्ज अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। और जितना भी आज का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये आप निकाल लिए होंगे कि कैसे इनका कॉन्सेप्ट हम लोग बताते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ तक हम लोगों को सारे टॉपिक क्लियर हो गए, फंडामेंटल क्लियर हो गया, और यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि क्या क्या हमने आज टॉपिक पढ़ा है। तो आज हम लोगों ने बेसिक टॉपिक पढ़ा है, टेबल पढ़ लिया, और E/m निकालना भी सीख लिया, और स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालते हैं ये भी हम लोगों ने सीख लिया कि स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकाला जाता है, स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकाला जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आ गया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो निकालना है। चलिए, अगर आप बेटा प्रोटॉन का निकालेंगे तो आपको पता है कि प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है, मास कितना होता है, लगभग अगर आप रखेंगे तो 1 ही मान के करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा का अगर हम निकालेंगे तो 2/4 मतलब कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ घबराइएगा मत बेटा, प्रोटॉन का हमने बताया था कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 प्रोटॉन 1, चार्ज भी 1, मास भी 1। अगर आप इसका एग्जैक्ट अगर रखेंगे तो 1 ही अप्रॉक्स मान के रख लीजिएगा, तो 1 और 1/2। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा, प्रोटॉन और अल्फ़ा का, तो आपको पता चल गया इसका होगा 1/1 और इसका हो जाएगा 1/2। सॉल्व करिएगा 2/1, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटॉन का रेशियो जब भी निकालना, तो ये चार्ज हो गया और नीचे मास हो गया, मास को नियर अबाउट हमने 1 मान लिया, तो इसका 1 ही हो जाएगा। अल्फ़ा का निकालना है तो आपको पता है कि अल्फ़ा को कंपेयर हीलियम से किया जाता है, 2He4। हीलियम का चार्ज होता है 2 और मास होता है 4, तो 2/4 1/2। इस तरीके से आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं और आगे बात कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्या चार्ज होता है इसका, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में हम सब लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, ये अलग अलग टेबल बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लासेस में इतना ही। और आज की क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, चार्जेस के बारे में, टेबल कैसे होता है, E/m रेशियो कैसे निकाला जाता है, और स्पेसिफिक चार्ज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टुडे लेक्चर। स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक चार्ज निकालने का तरीका, चार्ज अपॉन एटॉमिक मास। चार्ज अपॉन एटॉमिक मास ये आपका स्पेसिफिक चार्ज निकालने का एक तरीका हो गया, ठीक है। और जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा है कि प्रोटॉन को जो चार्ज निकाल रहे थे, स्पेसिफिक चार्ज 1/1 क्यों कर रहे थे, क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो आपको पता है कि लगभग 1 हम मान सकते हैं 1 mu में, इसलिए नीचे 1 रख दिया था, ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्पेसिफिक रेशियो निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर ये समझ में आ गया होगा, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक कॉन्सेप्चुअल जो अपने मेन टर्म हमने थे वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके मॉडल के बारे में कि जे था मतलब मॉडल क्या था। सब ने एटम के बारे में बताया कि एटम क्या है, ये सब के बारे में हम लोग ये स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने इसको समझ लिया होगा। नोट्स अगर आप बनाना चाहेंगे तो मेरे इसी नोट्स से आप बना सकते हैं, वीडियो लेक्चर से, काफ़ी इफेक्टिव और इम्प्रेसिव है, जिससे आप ना स्कोर कर सकते हैं और वो भी एक हाई स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट कल मिला जाएगा मॉडल के बारे में जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया होता। थैंक यू सो मच बेटा।